नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, जिनका 3 दिन पहले जन्मदिन था और उन्होंने अपने 11 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश ने क्या-क्या परिवर्तन आया है, उनके निर्देशों के और उनकी सोच के कारण, उनके इनिशिएटिव के कारण उसकी हम बात कर लेते हैं। लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है, जो सुबह 5 बजे उठ कर के मोदी जी को उल्टा-सीधा कहना, उनकी हँसी उड़ाना एक उनका एक मुख्य जो है वो मनोरंजन का साधन है, या कि उनकी उपयोगिता इतनी ही रह गई है, या कि एक विशेष किस्म का दल है जिसके अंदर आप समझिए कि अर्बन नक्सल हैं, दंडित, चाराचोर, बेलित, जेलित, जितने भी हमारे नेता हैं महान, उन सब का उनका महिमा मंडन करना और उनके पुनः सत्ता में लौटने की एक प्रार्थना के रूप में वो सुबह-सुबह जो है वो अपना आरंभ कर देते हैं। लेकिन उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो भारत में सबसे अधिक युवाओं की जनसंख्या है, उसके हिसाब से उनका लगातार जीतना और पिछले और दिनों में जिस तरह से बेहतरी से जीतना ये सिद्ध कर रहा है कि उनका जो यूथ हैं, जो कि युवा हैं, उनके साथ भी कनेक्ट इतना ही बना हुआ है जितना कि दूसरे लोगों के साथ बना हुआ है। यानी कि जिन लोगों ने एक लंबे समय तक देश को अशक्त बना के रखा है, एक परिवार तंत्र ने मुख्य रूप से उनका जो नीति है और जो कि सही भी है कि ये परिवार तंत्र कभी भी प्रजातंत्र का भला नहीं करता, क्योंकि प्रजातंत्र संपूर्ण शक्तियाँ जो है वो अपने परिवार तंत्र जो है वो अपने परिवार में और मित्रों में और उसकी मलाई खाने वालों में लूट लेता है। तो इसी तरह से अगर हम बहुत सारी बातें हैं जो कि उनके कार्यकाल में स्थापित हुई हैं, यानी कि मेक इन इंडिया हुआ है और उसके बाद में जन धन अकाउंट 56 करोड़ जन धन अकाउंट जोड़े गए हैं, पहले किसी ने क्यों नहीं जोड़े। सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है वो 2014 में 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 3 गीगावाट के आसपास था। अब 100 गीगावाट को वो आगे बढ़ा चुका है, उससे ऊपर जा चुका है। तो इसका श्रेय किसको दिया जाएगा? मतलब उनका 16 घंटे और 18 घंटे काम करने वाले के भी कुछ विचित्र किस्म के लोग हैं, जिनको कार्य पद्धति का ध्यान ही नहीं है, जिनको निष्ठा से कार्य करने का, जिनको एक जुनून की तरह से कार्य करने का उनको कोई अनुभव ही नहीं है, उसका कोई आकलन ही नहीं है। यानी इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सचमुच में कभी कोई काम किया ही नहीं, निष्ठा से नहीं किया है। अगर किया भी है तो वो एक ऐसे तंत्र में, एक नेगेटिविटी में, एक जो है वो जिसको कहते हैं कि अंतहीन एक अंधेरे कुएं के विरोध में वो सब लोग जो है ना उसके गर्त में आ चुके हैं। उसमें वो अपना मैक्सिमम जो प्रोडक्टिव टाइम है जिसमें वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, और आश्चर्य की बात है कि इसमें बहुत सारे 60 साल के ऊपर के लोग हैं। यानी कि उनको तो इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि जो सही है, जो शाश्वत है और जो सत्य है वो सामने रखें। सारे जितने भी जो बायसेज हैं, जितने भी इस तरह के आकलन हैं जो कि नेगेटिविटी की से आरंभ होते हैं, उनको छोड़ दें। लेकिन सत्य भारत में जहाँ की जो है मूल मंत्र है सत्यमेव जयते, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने असत्यमेव जयते जो है वो उन्होंने अपना नियम बना लिया है। और कुछ तो नाम भी हैं असत्यहिंदी.com, यानी कि उस पर वो असत्य सुबह से शाम तक बोलते हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री से उनको ठीक नहीं लगते हैं। वो चाहते हैं कि पुराने राजतंत्र परिवार तंत्रवादी लोग इस देश पे फिर से सवार हो जाएं, लेकिन वो तो होना संभव नहीं है। तो अब एक कई सारे जो है वो चित्र सामने चल रहे हैं कि किस तरह से एक्सपोर्ट भारत का लगातार बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट कम होता जा रहा है, और ये बैलेंस कभी न कभी बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो भारत पहले से अधिक गति से बनता चला आ रहा है। जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा जा रहा है, हाईवेज और नेशनल हाईवेज जिस तरह से उनका निर्माण हो रहा है,
उसकी गति पहले से बहुत अधिक है। यानी कि बिजली की बात करें, सिर्फ बिजली की बात करें तो एक चित्र आया था जो अभी लगा नहीं पाए, लेकिन उसे ढूंढा जा सकता है कि 2013 में अंतरिक्ष से भारत में बिजली की चमक कैसी दिखाई देती थी। और 2024 के अंत के आसपास में एक और चित्र लिया गया, उसके अंदर भी भारत में प्रकाश जो है वो अंतरिक्ष चित्र लिया गया, रात में किस तरह से दिखाई देता है। तो उसमें दोनों में अमूलचूल परिवर्तन था। तो अनमूलचूल परिवर्तन इसलिए था क्योंकि सत्ता जो कुछ परिवारों से जब छूट करके जनता के पास जाती है और ऐसे लोगों के पास जाती हैं जो कि जनसाधारण के काम करें, जो कि ऐसे प्रोजेक्ट करें जिससे जो भी कुछ प्रगति है वो बड़े शहरों से चल करके दूसरे शहरों तक और छोटे गांवों तक और कस्बों तक भी पहुँचे, तो वहाँ तो बिजली का प्रकाश तो पहले से अधिक बढ़ेगा ही। अब आप देख लिए कुछ आंकड़े हैं कि जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो करीब 1400 मेगावाट का यहाँ पे जो है ना वो बिजली का उत्पादन होता था। अब 1200 मेगावाट के तो एक एक हाइड्रो पावर प्लांट है, और कितने ही सोलर प्लांट हैं जो कि इससे अधिक कैपेसिटी के रखते हैं। और हम बिल्कुल उछल के चले जाएं तो ये 2091, यानी कि 2091 की तो एक मुख्य बात है ना कि जहां भारत के आर्थिक तंत्र को, व्यापारियों को, उद्यमियों को कुछ जंजीरों से मुक्त किया गया था, जो कि समाजवाद और साम्यवाद से प्रेरित जो देश की जो ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा जो उद्यमियों में होती हैं, चाहे वो पड़ोस में एक दुकान खोल करके एक या दो आदमी को, व्यक्ति को जो है वो जीविका उपार्जन का करा सकने की जो क्षमता रखता है। यानी कि भारत में इंग्लैंड और अमेरिका के जो भारतीय लोगों के आंकड़े हैं कि वो अपने से डबल लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो ऐसा भारत में क्यों नहीं हो रहा है। इंग्लैंड के भी यही आंकड़े हैं। अमेरिका में भारतीय लोग जो है सबसे अधिक संपन्न श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही उनकी शिक्षा का लेवल अलग है और उनका सामंजस्य अलग है और मिलजुल के रहते हैं, इस तरह से काम करते हैं, तो उनके ऊपर स्टडी हो रही है। लेकिन भारत में ये स्टडी हो नहीं रही है। भारत में एक इंग्लैंड में अमेरिका जाने का एक मुख्य कार्य यहाँ था कि यहाँ पे बहुत सारे कार्य जो कि सामान्य व्यक्ति थे उनके लिए बंद कर दिए गए थे, कुछ विशेष तबकों को ये लाभ दिए गए थे, तो उसके कारण भारत वाले बाहर चले गए। खैर वो एक अलग बात है, उसको फिर से कभी डिस्कस करेंगे। वैसे उसको उस पर विचार करना भी जो है ना वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत ही लोग बुरी तरह से जो है उसमें फिर क्रोधित हो जाते हैं। तो 2091 में 66,000 मेगावाट की स्थिति थी 2091 में। देखिए 9 साल और ये 25 साल, यानी कि 34 साल पहले 66,000 मेगावाट की स्थिति थी। और फिर 2001 में, यानी कि 10-10 साल की बात लेना, तो वो जाकर के जो हमने जिसको कहते हैं कि 100 गीगावाट के आसपास बढ़ी, और फिर 1913 में कितनी 248, और आज कितनी है 2024 में वो है 470-80 के आसपास। यानी कि पिछले 11 सालों में बिजली के उत्पादन में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन अधिक से अधिक जो है वो रोजगारों की परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि जहाँ भी हाईवे खुलता है, भारत का एक तंत्र है कि जहाँ भी हाईवे खुलता है लोगों की आवाजाही शुरू होती है, बस स्टैंड, बस स्टॉप बनते हैं, वहाँ पे कुछ लोग अपना व्यापार शुरू कर पाते हैं हाईवे के आसपास में। इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन वो क्लस्टर में होना चाहिए, वो अभी परिस्थिति भारत में आई नहीं। लेकिन जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी होती है तो वो बढ़ जाता है। अमेरिका कहते हैं कि अमेरिका ग्रेट अपनी रोड्स के कारण है, कि पहले वहाँ रोड बन गई। ऐसा मलेशिया में भी हुआ, दूसरे देशों में भी हुआ कि उन्होंने रोड पहले बना ली तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर भी ऐसा अपने आप तो होता नहीं है, सरकार ने बहुत कुछ किया होगा।
और इसी तरह से फिर डिफेंस के क्षेत्र में लीजिए कि 2013-14 के आसपास में 70% जो आयुध निर्माण है या कि डिफेंस के जो हार्डवेयर है और गोला बारूद है वो सब बाहर से मंगाया जाता था, क्योंकि हमारे पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं थी। इसके ये ऐसा क्यों होता था, ये स्वर्गीय पत्रकार श्री कुलदीप नायर ने बहुत पहले लिख दिया था। उसको कभी ढूंढ के फिर से डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को इसमें रुचि हो वो निश्चय ही ढूंढें कुलदीप नायर साहब का राइटिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के ऊपर। यानी कि एक ऐसा समय था कि जहाँ पे ये माना जाता था कि जितना बाहर से आप खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, तो उसमें कुछ कमीशन मिलेगा, उससे बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे संस्थानों का काम चलता था। इस तरह का एक तंत्र था, वो तंत्र टूटा है। तो इसी के कारण आज की तारीख में ये खड़े हैं कि 2013-12 के आसपास के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन कंट्रीब्यूशन डिफेंस में जो है वो सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कम था, लो टेक था। आज हाई टेक हो चुका है और वो 70% तो भारत में ही बनने लगा करीब करीब, और उसमें से टोटल में से 23% अब जो है वो हाई टेक है और वो है जो है वो निजी क्षेत्र के पास में। यानी कि नए नए काम हो रहे हैं, नए नए जो टेक्नोक्रेट हैं वो दक्षिण में अधिकतर वो हैं, वो उत्तर में भी आ सकते हैं आगे वाले समय में, क्योंकि डिफेंस का कॉरिडोर एक उत्तर प्रदेश में भी बन गया है, राजस्थान में भी बन सकता था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तो इससे एक विशेष किस्म की ऑटोमोबाइल का सेक्टर भी राजस्थान में बन सकता था अलवर के आसपास में, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब शायद ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि गिफ्ट सिटी जैसी जो अद्भुत शहर हैं जो है जिनको विकसित किया जा रहा है पूर्ण आधुनिक सिस्टम में, हमें तो कुछ दिनों पहले देखने का मौका मिला, वो गुजरात मॉडल में ही था ना यहाँ। लेकिन यहाँ समाजवादी और वामपंथी किस्म के जो विशेष प्रकार के जीव हैं वो गुजरात मॉडल को गाली देते हैं, लगातार गाली देते हैं। तो उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो गुजरात मॉडल देखने के लिए गिफ्ट सिटी जाए। वैसे उनको कुछ वहाँ समझ में आएगा नहीं, और फिर बाद में धौलेरा भी जाएं और सानंद भी जाएं तो उनको मालूम पड़ेगा कि गुजरात मॉडल क्या है। लेकिन वो तो बिहार मॉडल में प्रसन्न है। बिहार मॉडल में जहाँ पे समाजवादियों के और वामपंथियों के गठजोड़ के कारण और भी बहुत सारी पुरानी गठजोड़ के कारण, बहुत सारी समस्याओं के कारण आज भी पर कैपिटा जो जीडीपी है वो सबसे कम है। तो खैर हम भटक रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी पे बात कर रहे थे। अभी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो चुनाव में जो आए हैं उसके अंदर वामपंथी लोग पीछे रह गए हैं और आरएसएस और बीजेपी से संबंधित लोग आगे बढ़ गए हैं, जीत गए हैं। तो ये भी एक परिवर्तन है, क्योंकि शिक्षा संस्थानों पे वामपंथियों का ही कंट्रोल क्यों रहे। ऐसा माना जाता कि भाई शिक्षा संस्थानों में तो वामपंथी ही रहेंगे, उसके कारण अलग हैं। लेकिन ये मोदी जी के आने के बाद में और जो परिवार तंत्र पे जो उनका लगातार जो उसके कारण उनकी प्रतिभा कारण और उनके कामों के कारण वो अपने आप ही नष्ट प्राय होता चला जा रहा है। तो बिजली की आप देखिए कि कितनी एक महत्वपूर्ण बात है। पर कैपिटा कंजम्पशन जो है पहले से 46% बढ़ चुका है। और इसी तरह से अलग चीज़ें तो हमारे सामने ही हैं। जनधन योजना है, स्वच्छ भारत है। यानी कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, ये पहले किसी ने सोचा ही नहीं। ये मोदी जी ने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो अलग तरह से सोचते हैं। परिवार तंत्र क्या होता है कि परिवार तंत्र पे परिवार के लोग और उनके मित्र पूरे पूरे लद जाते हैं, तो उनको इनाम चाहिए तो वो इनाम लेते हैं। तो अधिकतर निकम्मे किस्म के लोग होते हैं। ऐसा अलग अलग क्षेत्रों का अनुपालना कर लीजिए आप कि जो है वो सोलर एनर्जी 2013 में सिर्फ 2 मेगावाट थी, जब तक चाइना एक बहुत बड़ा विशाल कर रखा था। यानी कि इसमें तो कहीं से गलती हुई ना, तो गलती की किसने? इसी परिवार तंत्र ने गलती की है कि परिवार तंत्र कभी भी काबिल व्यक्तियों को जो आगे नहीं बढ़ाता है। बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास शशि थरूर साहब का है कि शशि थरूर साहब को जो है वो पार्लियामेंट में बोलने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो वो जो दूसरे जो राजकुमार हैं वो पीछे रह जाएंगे उनकी छवि में। तो ये परिवार तंत्र एक तरह से एक उदाहरण है शशि थरूर साहब का कि परिवार तंत्र किस तरह से जो मेधावी व्यक्ति हैं, जो क्षेत्र के निपुण व्यक्ति हैं, उनको दबाता है, उनको पीछे करता है और परिवार के साथ लगे हुए लोगों को उनको आगे बढ़ाता है, उनको शक्ति देता है। तो इसी प्रकार तो देश इस पोजीशन में पहुंच गया कि उसको
चीन में भी हार खानी पड़ी, वो पुरानी बात है। चीन की हार से पाकिस्तान लगातार ठोकता रहा भारत को, और भारत के ऊपर इस तरह का दबाव बनाता रहा और इस तरह का कहता रहा, और भारत की सरकार मजबूरी में मानती भी रही। हर तरह की सरकार, कभी पाकिस्तान एक उद्दंड बच्चा, उसके पास में एक बम है, वो बम फोड़ देगा, तो चलो इससे बात करनी पड़ेगी, इसको पुचकारना ही पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब भी कुछ हुआ, उसने इस अवधारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया कि पाकिस्तान अपने एटमी जो उसके कारण ब्लैकमेल कर रहा था, वो एटमी ब्लैकमेल हमेशा के लिए ध्वस्त किया चला गया। सिर्फ 4 दिन की जो ऑपरेशन था, उसमें से पूरी तरह से पाकिस्तान की जो सेना थी, जो मुख्य रूप से वायुसेना थी, यानी कि पहली बार इतना पूरा का पूरा युद्ध वायुसेना द्वारा लड़ा गया। और उसके अंदर देखा कि पहले हजारों लोग मर चुके हैं, हजारों लोग मर चुके हैं। जितने भी युद्ध हुए, इसमें निश्चय ही युद्ध में कुछ हानि तो होती है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के प्रचार को जो बहुत सारे लोग कर रहे थे कि इतने रफाइल गिर गए, उतने रफाइल गिर गए, तो उनसे कह दिया कि दिखाइए। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे सौर ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे जो है फिर एम्प्लॉयमेंट की बात हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि जीविका उपार्जन के साधनों के बारे में इतना झूठ इस देश में पिछले 10-11 साल में बोला गया जिसका कोई हद ही नहीं है। बहुत सारी स्टडी आई हैं, स्टेट बैंक भी स्टडी अपनी करता है, तो उन्होंने पिछले कुछ ही सालों में 7 या 8 करोड़ जॉब जो है ना उनके निर्माण की बात कही है। अगर इसी परिस्थिति को, जो भी आंकड़े एक असेसमेंट का तरीका है, 2013 से 2024 को देखा जाए, तो 2013 में करीब 13-14 करोड़ लोग जो है जीविका उपार्जन के साधन उपलब्ध थे। आज वो 64 करोड़ हो चुके हैं। इस 64 करोड़ में आप ये देखिए कि प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि निजी क्षेत्र का जो है वो क्या कहते हैं, उसका योगदान वो बढ़ रहा है। सरकारी क्षेत्र में सिर्फ 2 करोड़ के आसपास काम करते हैं। लेकिन हमारे देश में ये जो एक बीमारी है कि लगातार हर आदमी को, हर एक सरकारी नौकरी के लिए 30,000 आदमी, 30,000 छात्र और युवा और उनका परिवार समय नष्ट करता है, धन नष्ट करता है, और उसी से ये कोचिंग समाज जो है, कोचिंग माफिया का एक अजगर जो है इस देश के युवाओं की समय को और उनके धन को व्यय कर रहा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल में मुख्य मुख्य बातें जो हुई हैं, उन्हीं को याद करना। डिजिटल इंडिया देखो, रवीश कुमार जी और बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए मिनिस्टर कैसे हंसी उड़ाया करते थे कि एक मालन, एक रिक्शे वाला कंप्यूटर कैसे चलाएगा, फ़ोन कैसे चलाएगा, कैसे पेमेंट लेगा। आज सब कुछ हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। वो जो है, वो एक जो मालन बैठी है वो, या कि एक रिक्शे वाला है, वो भी बड़े आराम से, चाय वाला है वो भी ले रहा है, यानी कि कैश का ट्रांजैक्शन कम हो रहा है। तो मालूम पड़ रहा है विभिन्न स्रोतों से सरकार को भी कि मनी का ट्रांजैक्शन किस तरह से हो रहा है, कैश की व्यवस्था कम होती चली जा रही है। डिजिटल इंडिया में आप देखिए कि डेटा सेंटर का नया काम शुरू हुआ है। ये पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा कि भारत का डेटा भारत में ही रहना चाहिए? ये मोदी जी ने क्यों सोचा कि भारत का डेटा भारत में रहना चाहिए? इसके लिए एक समय सीमा शायद 5 साल की बंद कर दी गई है। आज दुनिया का 30%, 28 से 30% डेटा जो है वो भारत जनरेट कर रहा है, लेकिन उसको स्टोर करने की कैपेसिटी कोई 3-4% ही है। तो इसीलिए राजस्थान मतलब सरकार ने अभी इनकम टैक्स की छूट 20 साल तक देंगे कही है कि जो कि डेटा सेंटर लगाएंगे, उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा आवश्यकता होती है। तो वो सौर ऊर्जा से और दूसरी ऊर्जाओं से भी आ सकती है। तो एक ये प्रोएक्टिव कदम है। फिर उसका जो PIL स्कीम ने तो पूरा ढांचा ही बदल दिया है। जिस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो प्रोडक्शन होता है इस देश में, उसने एक नई ऊंचाई छू ली है। तो ये सब कुछ मुख्य बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को, उनके नेतृत्व को ही प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के निर्देशों में बहुत सारे और काम होने हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि 100 साल से पूरा एक जंग लगा हुआ तंत्र बदलने में भी बहुत समय लेगा। यानी कि जिसकी बुद्धि क्षीण हो चुकी है, जिसकी क्षमताओं को क्षीण कर दिया गया, जिसके उद्यमियों को दबा के रख दिया गया समाजवाद और साम्यवाद के खोखले नारों के बीच में,
हम तो उस समय से आए ना कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, अब चलता है अडानी अंबानी की नहीं चलेगी। यानी कि दूसरा एक देश का तंत्र, देश के सबसे, यानी कि जो लिबरलाइजेशन कहा जा रहा है 91 में, जो मनमोहन सिंह जी नहीं लाए थे, नहीं लाए थे, नहीं लाए थे, ये बात होनी चाहिए। ये IMF के प्रेशर में माउंट किया गया था, क्योंकि समाजवादी लोगों को तो कौन सा नया कानून जो है वो मनमोहन सिंह जी लाए थे 1991 में, या कि 70s से वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कुछ नहीं लाए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ समाजवाद की जो है ना वो उसी घंटे बजा रहे थे। IMF ने मजबूर किया भारत को अपने इन सब चीज़ों को बदलने के लिए। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो उपलब्धियां हुई हैं, और एक लंबी लिस्ट है हर क्षेत्र की, लेकिन मोटी मोटी बातें हमने उन पर बातचीत की हैं, और उनके लिए जो एक बहुत ही उद्दंड किस्म का और बहुत ही निकृष्ट किस्म का जो उनका उपहास हटाया जाता है, उन लोगों के द्वारा उपहास उठाया जाता है, या तो किसी विचारधारा के कैद में बंद हैं, या कि और भी उसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।